ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में विभिन्न परियोजनाओं की 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, डबल इंजन सरकार ने दिखाया है, अगर बदलाव की सच्ची नीयत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पीएम ने कहा, 7 से 8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि यूपी में भी निवेश और नौकरियों को लेकर बनेगा ऐसा माहौल। पहले चारों तरफ से आती थी अपराध, दंगे की खबरें। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की रखी नींव। पीएम ने कहा, समय का चक्र घूम चुका है और नया दौर दे रहा दरवाजे पर दस्तक। देश में मंदिर निर्माण के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज भी हैं बन रहे। चंडीगढ़ में केंद्र और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत रही सकारात्मक। सरकार ने दाल समेत 4 फसलों पर 5 साल की एमएसपी की गारंटी का दिया प्रस्ताव। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की कही बात। संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर जमकर बरसी भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी। कहा, ममता बनर्जी के आंचल में छुपा हुआ है शेख शाहजहां। संदेश खाली दौरे पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने पीड़ित महिलाओं को साथ का दिया भरोसा। कहा, बुरी तरह प्रताड़ित हैं यहां की महिलाएं। राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी ने छठी बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी के सवालों से लगातार बच रहे हैं केजरीवाल। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं भगोड़ा नंबर 1। भारत और यूरोपीय संघ के बीच नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर 7वें दौर की वार्ता। साथ ही निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतों पर एक समझौते पर भी करेंगे बातचीत। और गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का आज होगा आगाज। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को देंगे वीडियो संदेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे शिरकत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल आयोजित हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी एवं आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास एवं रियल एस्टेट, आतिथ्य एवं मनोरंजन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। कार्यक्रम में लगभग 5,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रसिद्ध उद्योगपति, शीर्ष वैश्विक व भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि, राजदूत और उच्चायुक्त तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हुए हैं और इन वर्षों में विकास के लिए बदलाव हर ओर दिखा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। प्रधानमंत्री ने चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े उद्यमों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की सोच सिर्फ कुछ शहरों और लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मौजूदा सरकार टियर 1, टियर 2 शहरों का भी चहुमुखी विकास कर रही है। अब देश पुरानी राजनीतिक सोच से बाहर आ चुका है।
मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं तो इसके लिए नई सोच भी चाहिए, नई दिशा भी चाहिए। देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के अनेक दशकों तक रही, सोच थी कि देश के नागरिकों का जैसे तैसे गुजारा कराओ, उन्हें हर मूलभूत सुविधा के लिए तरसा कर रखो, नौकरियों के अवसर बनाओ, तो कुछ चुनिंदा शहरों में। लेकिन डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदल दिया है। प्रधानमंत्री किसानों के विकास की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज के उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार ने पिछले दिनों किसानों के मसीहा और उत्तर प्रदेश के सपूत चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया। अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। कांग्रेस के लोग भारत रत्न पर एक ही परिवार का हक समझते थे, इसलिए कांग्रेस ने दशकों तक बाबा साहब आंबेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया। दरअसल कांग्रेस गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर का सम्मान करना ही नहीं चाहती। ये उनकी सोच में नहीं है। और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में बीते 7 वर्षों में व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बीते 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने की दिशा में जो प्रयास किए हैं, उसकी परिणति यह है कि आज उत्तर प्रदेश में यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की दिशा में एक पाथ ब्रेकिंग सेरेमनी साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर और हमारी नीतियों पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया, हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज इन्हीं प्रयासों को धरातल पर उतारने का उत्सव है। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10,11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। हेलो, आप तो वो हो ना भैया, बताओ ना हमारी लॉटरी कब लगेगी? चलिए एक लिंक भेजता हूँ, उस पर क्लिक करो और लॉटरी पाओ। 98222। बिल्कुल चुचू नहीं।
यूपीआई कहता है किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत करो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। और आप पैदल ही जाएंगे? टैक्सी! आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रधानमंत्री ने कल्की धाम मंदिर का आज शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे देश का सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए विकास और विरासत दोनों का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। ये मंदिर उत्तर प्रदेश संभल एचौड़ा कंबोह में बनेगा। ये 5 एकड़ में बनेगा और इसे बनने में 5 साल लगेंगे। मंदिर की विशेषता यह होगी कि इसमें 10 गर्भगृह होंगे। ये सभी भगवान विष्णु के 10 अवतार को समर्पित होंगे। भगवान राम की तरह ही कल्की का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। हम ये कह सकते हैं कि कल्की काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। और शायद इसीलिए कल्की धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। अब कल्पना करिए, हमारे शास्त्रों में सैकड़ों हजारों साल पहले भविष्य को लेकर इस तरह की अवधारणा लिखी गई। भगवान विष्णु के अभी तक 9 अवतार हो चुके हैं। 10वें के रूप में कल्की का अवतार होगा। पुराणों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कल्की अवतार के साथ ही कलयुग का चक्र पूरा हो जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने दोहराया कि देश में विकास और विरासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी काल है और राष्ट्र निर्माण का भी। संत और आचार्य नए मंदिर बनवा रहे हैं, वैसे ही मुझे ईश्वर ने राष्ट्र रूपी मंदिर के नवनिर्माण का दायित्व सौंपा है। मैं दिन रात राष्ट्र रूपी मंदिर को भव्यता देने में लगा हूं, उसके गौरव का विस्तार कर रहा हूं। इस निष्ठा के परिणाम भी हमें उसी तेजी से मिल रहे हैं। आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। हमारी पहचान इनोवेशन हब के तौर पर हो रही है। हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए देश में बनी सकारात्मक सोच और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास अब परिणाम भी दे रहा है। एक और मंदिर बन रहे हैं तो वहीं मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में 500 साल बाद रामलला का मंदिर अगले 1000 वर्ष तक एक नई यात्रा का शुभारंभ कर चुका है। देव से प्रेरणा लेकर देश अब सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास की सामूहिक ऊर्जा के साथ विकसित होने की राह पर चल पड़ा है। संभल से आशुतोष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब बात किसानों की। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की वार्ता हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही। बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं तो सरकार इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 सालों तक नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की बात कही है। केंद्रीय मंत्रियों ने भी नेफेड और एनसीसीएफ से चर्चा करने की बात कही है और किसानों को अगले 5 वर्ष तक 4 फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा का किसानों ने खुले दिल से स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि पीएम मोदी की इस पहल से देश भर के किसानों को फायदा होगा। चना, उड़द, कपास और अरहर के एमएसपी बढ़ाने के सरकार के फैसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं हरियाणा के कैथल जिले के किसान, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा मानना है कि मक्का, कपास, उड़द, अरहर इन 4 सब्जी की फसलों पे जो भी प्रधानमंत्री ने ये किसानों को सम्मानित किया है देके 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसमें किसानों का बहुत ही ज्यादा फायदा है। किसानों को कितनी बड़ी सौगात मोदी जी ने एक ऑफर जो की है, प्रस्ताव रखा है कि कपास, चना, उड़द और अरहर ये 4 फसलें भी एमएसपी पे पूरे देश में खरीदी जाएंगी। किसानों को चाहिए उन योजनाओं का लाभ उठाना और असली किसान उन योजनाओं का लाभ उठा भी रहा है। जितनी सब्सिडी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को इस सरकार में मिली है, पहले की सरकार ने आज तक कुछ भी इतना ऐसा नहीं किया था। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। आप इसी तरह किसानों को ऊपर उठाने का कार्य करें और किसान भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। पहले भी किसानों को काफी चीजों पर सब्सिडी मिली है। सोलर प्लांट हो गया, खेतों के व्हीकल हो गए, ट्रैक्टर हो गया, हैर होगी, इन पे भी काफी सब्सिडी की प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जी किसानों के हित के बारे में ही सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, इसलिए किसानों को ये बातें इनकी मान लेनी चाहिए। किसानों को तो देश की तरक्की के लिए अपना ये जो इतनी मेहनत करते हैं, इसका ये आंदोलनों में न खराब करके अपना देश हित में लगाना चाहिए एक समय इन्हों को। और किसान आंदोलन के कारण हरियाणा, पंजाब से के कई बॉर्डर्स पूर्ण तरीके से बंद हैं। इसका खामियाजा हर वर्ग के लोग भुगत रहे हैं। वहीं अंबाला में दवा कारोबारियों का काम भी पूर्ण तरीके से ठप हो गया है। उद्योगपतियों का कहना है कि दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है और जो दवा बाहर भेजने के लिए तैयार की गई है, रास्ते बंद होने की वजह से वो भी बीच रास्ते में लटकी हुई हैं। दिल्ली से सटे कई रास्ते बंद होने की वजह से बाहर से आने वाला सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से दवा व्यापारियों को भी रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। और हम आपको बता रहे हैं कि फसलों का जो विविधीकरण जिसको कि सरकार लगातार फोकस दे रही है, वो उसको नहीं करने से नुकसान क्या है। जो किसानों ने ये बंद किया है उससे सर्टनली हमारे इंडस्ट्री वालों को बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान ऐसे हुआ है कि जैसे हम अंबाला में हैं, खास करके हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो यहां जो कच्चा माल है वो सारा बाहर से आएगा, चाहे वो हैदराबाद से आए, चाहे वो बॉम्बे से आए, चाहे वो विदेश से आए, और बेचने के लिए भी हमारे पास मार्केट अंबाला नहीं है, हमें सब बाहर ही जाएगा, हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों में जाएगा या विदेशों के कई कंट्रीज में जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। और वहीं अंबाला की सब्जी मंडी में भी रास्ता बंद होने की वजह से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जनता की माने तो इन दिनों सब्जियों के दामों में भी काफी उछाल देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे में वे लोग खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या। लोग महंगी सब्जियां खरीदने के लिए मजबूर हैं। सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि बंदा खरीद नहीं पा रहा है, ना घर में सब्जी ले जा पा रहे हैं। बच्चों के लिए भी बड़ी मुश्किल है, इसके घर में परिवार है, वो क्या खाएगा क्या बचाएगा। और जो जाम लगा पड़ा है उसकी वजह से ट्रक नहीं आ रहे सब्जियों के, इसी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, जेब पे ऐसा हो रहा है कि बंदा खरीद ही नहीं पा रहा है। इसके घर में 10 खाने वाले हैं, वो कहाँ जाएगा। इसीलिए सरकार से विनती है कि थोड़ा हल करा जाए। खबर बंगाल से है, जहां के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित बांग्लादेश की सीमा से सटे संदेश खाली की महिलाएं पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।
महिलाओं का आरोप है कि ममता की पार्टी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां ने उनका यौन उत्पीड़न किया और फिर जबरन जमीनों पर कब्जा कर लिया। महिलाओं की मांग है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया जाए। महिलाओं ने पुलिस पर आरोपियों से साठगांठ करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिलाओं के समर्थन में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा संदेश खाली पहुंची और पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर साथ देने का भरोसा देते हुए कहा कि यहाँ की महिलाओं को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। महिलाएं इतना डरी हुई हैं कि वो अपने साथ हुए अत्याचार पर बोलने से भी डर रही हैं। ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा। आप समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं। आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा क्योंकि पुलिस से भी डर है। आज मैं खुद महिलाओं को लेके आई हूँ अपने संरक्षण में यहाँ थाने में। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील आलोक श्रीवास्तव की उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने संदेश खाली मामले की जांच और ट्रायल को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने और सीबीआई और एसआईटी से जांच की मांग की थी। जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट पहले ही मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दखल देने की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता ने जो मांगे रखी हैं उन पर आदेश देने में हाईकोर्ट भी पूरी तरह से सक्षम है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने अब तक 3 गिरफ्तारियां की हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।